हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आधुनिक इतिहास का टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो आधुनिक इतिहास का हम आपको प्रश्न देने चल रहे हैं, ये बहुत ही शानदार आपके प्रश्न होंगे। मैं आपको इससे पहले बता दूं, ये जो आपका पेपर है ना, ये जो पेपर मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से आपके प्रश्न हैं। और इसमें आपके टेस्ट सीरीज फर्स्ट पे हम चर्चा करेंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज फर्स्ट है आपका, ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट। और मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में जितने पूछे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम बेहतरीन तरीके से आपको कराने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे रिपीट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जामों में। हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से एग्जाम में आपके कौन कौन से प्रश्न आपके बने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लगभग आपके 25 से 26 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको रिवीजन करके एक बार जाइएगा। आधुनिक इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, तो ऐसे हम टॉपिक वाइज, जैसे आधुनिक इतिहास का हो गया और आपका मध्यकालीन इतिहास का हो गया, प्राचीन इतिहास का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हम एक एक वीडियो बस हम आपको देते चलेंगे। वही वीडियो है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू है, यानी कि आपके एग्जाम में पीछे पूछे गए प्रश्न हम आपको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, जिससे कि और बेल आइकन का ये बटन आपको दिख रहा है, इस बेल आइकन को बटन को क्लिक जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने आपका संबोधित किया। ये आपका देख लीजिए प्रश्न, आपका यूपी त्रिपक्षीय परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में ये आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने आपका संबोधित किया था। भैया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। किसने संबोधित किया था, तो भैया सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस। जो कि टिक भी आपका लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया था। मैं आपको बता दूं इससे पहले कि थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। 4 जून 1944 की बात है। कब की बात है भैया? 4 जून 1944 की बात है। और 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद भी मांगा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब देखिए यूपी त्रिपल से पूछे गए प्रश्न है। एग्जाम से पहले इस प्रश्न को देख के जरूर से जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये भी यूपी ट्रिपल सी स्टेनोग्राफर 2015 में आपके प्रश्न पूछा गया। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। एग्जाम में हमेशा जाइएगा, नहीं वाला ऑप्शन ध्यान से देख के तभी आप टिक लगाइएगा। कह रहा है कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ठीक है, तो कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश भैया इसमें नहीं था, इसको आप देख लीजिएगा। ये कह रहा है आपका बंबई या बहुगली या मछलीपट्टनम या आपका चौल। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो आपका मछलीपट्टनम है ना, ये मछलीपट्टनम आपका पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। और था कौन कौन सा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो मछलीपट्टनम है ये डचों का उपनिवेश था। डचों ने 1605 ईस्वी में, डचों ने कब? 1605 ईस्वी में यहाँ अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, मछलीपट्टनम। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और भी बात करें कि अन्य पुर्तगाली उपनिवेश जैसे आपकी दिवस हो गया, दमन हो गया, बासिन हो गया, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, मतारा, ट्रिंक मेल, नागपट्टनम, ये जो है अन्य पुर्तगाली उपनिवेश थे। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश कौन नहीं था आपका? मछलीपट्टनम। तो बिल्कुल आप याद रखना, ये डचों का उपनिवेश था, ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ये क्या था आपका? डचों का उपनिवेश था। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ये सब क्या थे? आपके पुर्तगाली उपनिवेश थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका आपके एग्जाम में आपके सामने प्रश्न आ चुका है। कह रहा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। ठीक है, ये भी देखिए यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक 2015 में, 2015-16 में ये आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं
कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है? तो यानी अध्यक्ष आपका किस वर्ष से आपका बने थे? तो ये किस वर्ष बने थे? तो 1924 में बने थे, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये 1924 में बने थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये आपका 40वां अधिवेशन हुआ था। कैसरा? ये 40वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये आपका बेलगाँव में हुआ था, ठीक है? कहाँ पर हुआ था? बेलगाँव में क्या हुआ था? ये आपका 40वां यानी कि सम्मेलन हुआ था, ठीक है? किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब आइए थोड़ा-सा हम आपको और भी चीज़ें बता दें, जैसे 1923 देखिए एक ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन में दिया 1923। 1923 में ये आपका 39वां हुआ था, ठीक है? 1923 में आपका 39वां हुआ था और ये आपका कहाँ पर हुआ था? कालीनाडा में। कहाँ पर? कालीनाडा में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली जी थे। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है? इसके बाद देखिए 1925 की बात करते हैं, ये भी देख लीजिएगा। 1925 में आपका 41वां हुआ था, कैसरा? 41वां हुआ था और ये आप स्थान आपका कौन-सा था? कानपुर था और ये अध्यक्ष कौन थे आपके? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये इसके अध्यक्ष थे 41वां के, ठीक है? इसके बाद देखिएगा 1922 में ये आपका 38वां हुआ था, ठीक है? 1922 में कैसा हुआ था? ये आपका 38वां हुआ था और ये आपका हुआ कहाँ पर था? गया में हुआ था और जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे? सी आर दास। कौन थे? सी आर दास क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है? तो ये प्रश्न आप क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, ठीक है? चलिए रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। लगभग 20 से 25 दिन आपके बचे हुए हैं। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। यूपी ट्रिपल एस सी में जितने आपके प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हम रिवीजन करके ही जाएंगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, ठीक है? तो भारत में काजू का प्रथम परिचय ये आपका किसने कराया? आपका पुर्तगाली ने कराया। किसने भैया? पुर्तगाली ने क्या कराया? काजू का प्रथम परिचय आपका कराया, ठीक है? अगर बात करें इस प्रश्न की तो ये देखिए यूपी ट्रिपल सी आशु लिपिक भर्ती में ये प्रश्न आपका पूछा गया। नीचे लिखा हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, नीचे लिखा है आप देख सकते हैं। ये उसी पेपर से ये प्रश्न आपके डायरेक्ट लिए गए हैं, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपके पुर्तगाली आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? पुर्तगाली लोगों ने काजू का प्रथम परिचय कराया था, ठीक है? तो भारतीय कृषि में अगर बात किया जाए तो पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण देन है ना? जैसे भारत में बात करें पुर्तगालियों के देन में, जैसे तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, आलू हो गया, लाल मिर्च हो गया, मकई हो गया, टमाटर हो गया, शकरकंद हो गया, चीकू हो गया, काजू हो गया, अमरूद हो गया, पाइनएप्पल और शरीफा, यानी कि इतने आपके जो वस्तु हैं ये आपके पुर्तगालियों का क्या है? आपका महत्वपूर्ण देन है, ठीक है? तो ये आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, यानी कि पाइनएप्पल और शरीफा जैसे आपके जो ये सब चीज़ें हैं पुर्तगालियों के द्वारा भारत में क्या किया गया था? लाया गया था, ठीक है? इसके साथ साथ थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें बता दूं कि भारत में इसके अलावा पुर्तगालियों की अगर बात करें तो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। समझ रहे हैं ना? ये आप जान रहे हैं कि पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत बार प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग भी ये आपके पुर्तगालियों ने ही आपका लाया था, ठीक है? और जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही क्या है? यानी कि आपकी देन है, ठीक है? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, भारत में पहली पुस्तक गोवा के पादरियों ने 1557 में आपका छापी थी, ठीक है ना? प्रिंटिंग प्रेस का वहां पर प्रयोग हुआ। तो जो पहली पुस्तक वो आपकी छापी पुर्तगालियों ने भारत में गोवा के पादरियों ने, ठीक है? गोवा के पादरियों ने 1757 में आपका छापी, ठीक है? ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, कर भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में यातायात की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया? यातायात की बात कर रहा है। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, ये आपके इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक या आपका डच शासक। किसने आपका क्या लाया था भैया? आपका यातायात व्यवस्था की बात कर रहा है, ठीक है? तो जल्दी से हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं कमेंट करके जरूर बताएं
ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहिए। और ये देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन आपका ब्रिटिश शासक आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का जो श्रेय है वो ब्रिटिश शासक को जाता है, समझ रहे हैं। हम आपको बता दें कि 1854 की बात है, 1854 की बात है। और 1854 में गवर्नर जनरल जिनका नाम था लाल डलहौजी, भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया था, ये बिल्कुल याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत कब किया था, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत की बात कर रहा है तो ब्रिटिश शासक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए यूपी त्रिपुरा में पूछा गया, सभी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी त्रिपुरा में। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन संख्या मत देखिएगा, बस आप क्वेश्चन देखिए। कर भारत के भीतर और भारत दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको देखिए यूपी ट्रिपल सी यूडीएलडीए में ये आपका प्रश्न आपका पूछा गया, ये है आपका भारतीय राजकुमार आपके कौन थे, तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये थे राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे भैया, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, तो भारत के भीतर और भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों के सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे, जिनका नाम क्या था आपका, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को, कब, 1886 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे, जबकि वह 3 साल के हुए थे तो हाथरस के राजा हरिराम सिंह ने क्या किया था, इनको गोद ले लिया था। इनकी शिक्षा MAO कॉलेज, यानी कि जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं, और वहीं पर क्या हुआ था, इनकी शिक्षा हुई थी। और इन्होंने चारों धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक माना, और इसी कारण इनका नाम पीटर पीर प्रताप पड़ा है। ठीक है, इनका नाम क्या पड़ा है, पीटर पीर प्रताप। ठीक है, तो ये आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनको भी क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को आप यूपी ट्रिपल एस में अगर आप सही करते हैं तो जीएस में आपकी स्कोरिंग बहुत ही बेहतरीन होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करके जरूर से जरूर जाइएगा, बस मैं यही कह सकता हूँ भाई इतनी दूर से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो भैया, क्या करा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करा है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। लोकनायक की बात कर रहा है तो लोकनायक को किससे जाना जाता है, या CF इंट्रोड्यूस, या आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, या क्या करा आपका जयप्रकाश नारायण, या आपका चित्तरंजन दास, या आशुतोष मुखर्जी। बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल बता दीजिए लोकनायक या आपका किसे कहा जाता है। ठीक है, तो लोकनायक की भैया जैसे ही बात करेगा तो बिल्कुल याद रख लेना, ये आपके जयप्रकाश नारायण, टिक भी लगा हुआ है यार, ये आपका क्या है, आपके जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या किया था भैया, लोकनायक की, यानी कि लोकनायक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, तो मेरे प्यारे भाई जरूर से जरूर क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस आप जरूर से जरूर एग्जाम में करके जाइएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। ठीक है, यानी कि कौन अवध के कृषक का नेता था भैया, तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ है। ये कर आपका बाबा चंद्र सिंह, बाबा रामचंद्र, या आपका महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, या अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये प्रश्न आपके बहुत ही शानदार है, ये आपके राजस्व लेखपाल यूपी ट्रिपल सी 2015 में ये आपका प्रश्न क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन आपका बाबा रामचंद्र जी आपका राइट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बात करूं कि जो अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। ठीक है, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, ये आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे मूलतः। ठीक है, कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए क्या किया था, ये पहल किया था। ठीक है, ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे थे आपके बाबा रामचंद्र जी, और रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित करने का प्रयास भी कर रहे थे। ठीक है, और इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 की बात है, उन्होंने इन्होंने प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का क्या किया था, इन्होंने गठन भी किया था। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का क्या किया गया था, गठन भी किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है,
ये भी देखिए यूपी त्रिपक्षीय राजस्व लेखपाल 2015 में आपके प्रश्न पूछा गया। कह रहा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ठीक है। आपकी कौन थी भैया? तो बिल्कुल ये देखिए टिक आपका लगा हुआ है बिल्कुल। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका बेगम हजरत महल। और ये बेगम हजरत महल आपकी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली ये आपकी प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ आपको, तो बेगम हजरत महल ने क्या किया था, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। ये प्रश्न आपसे पूछता है, लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो आपके बेगम हजरत महल ने लखनऊ से आपका पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने 4 जून 1857 को विद्रोह की क्या किया था? शुरुआत किया था, और जिसका ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने मार्च 1858 ईस्वी में इसका क्या कर दिया भैया? दमन कर दिया। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता में भाग लेने वाली झांसी से अन्य प्रमुख महिला भी थी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तो झांसी से थी, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन आपका ये बेगम हजरत महल है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो भैया। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये भी यूपी त्रिपक्षीय राजस्व लेखपाल 2015 में आपके प्रश्न पूछा गया। ये क्या कह रहा है भैया? इसको देखिए, कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो भैया आपको बिल्कुल पता है, आपका लेखपाल। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? लेखपाल के द्वारा भूमि पंजीकरण किया जाता है। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल सी के प्रश्न है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्या है ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है भाई। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ध्यान से देखिए, फटाफट सॉल्व करते हैं प्रश्न को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया था, कब छोड़ा था? ठीक है, तो गांधी जी की बात कर रहा है, तो कब छोड़ा था भैया? ये आपका 1942 में क्या किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखना गांधी जी के बारे में, बापू जी के बारे में, कि गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था भैया? ये भी आप याद रखना, कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इन आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी में है ना, करो या मरो, बिल्कुल करो या मरो का इन्होंने क्या किया था भैया? नारा भी दिया था इसी में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न ये कह रहा है गदर क्रांति की बात। ठीक है, इसमें कह रहा है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ, करतार सिंह साराभा को फांसी देना, को कोमागाता मारू घटना, या लाला हरदयाल गिरफ्तारी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन भैया टिक भी लगा हुआ है आपका, क्या हो जाएगा आपका? कोमागाता मारू घटना। ठीक है, तो गदर क्रांति का आरंभ होने का जो आप प्रमुख कारण था, विश्व युद्ध का प्रारंभ होना था। आप लोग जानते हैं वर्ष 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। और उसी में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अवसर के रूप में इसे देखा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से जो भारतीय राष्ट्रवाद था, और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी क्या हो गए थे, इसमें निष्क्रिय हो गए थे। और भारतीय राष्ट्रवादियों में यह धारणा थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। ठीक है, उनके लिए एक मौका है, और इस मौके का कई जगहों पर किसी तरह से फायदा उठाया गया। ठीक है, कई तरह से फायदा उठाया गया। और उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतियों की बात किया जाए, तो गदर क्रांति और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इसका क्या किया भैया? लाभ उठाया, जान सकते हैं। और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को क्या किया था? उखाड़ने का प्रयास भी किया था। तो ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और अगर बात करें गदर पार्टी का, तो गदर पार्टी का जो गठन है, ये 1 नवंबर 1913 की बात है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, 1 नवंबर 1913 को क्या हुआ था आपका? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है आपका? अमेरिका में है। और वहीं में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था भैया? लाला हरदयाल। ठीक है, ये भी आप याद रखना, लाला हरदयाल ने क्या किया था? इसका गठन किया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि लाल डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? लाल डलहौजी ने अवध को
कब कब्जे में लिया? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। कब किया था भैया? तो 1856। ये बी वाला ऑप्शन अब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये भी देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, सभी के सभी प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कब कब किस वर्ष यूपी अध्यक्ष ने इस प्रश्न को पूछा है, ठीक है। तो रिवाइज्ड कर सकता है आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न। जीएस का सही करने का यही तरीका है कि ये जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, सभी को आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो लगभग आपकी 40-50% आप कर जाएँगे, ठीक? चलिए देखिए, तो अवध को कब्ज़े में लिया था तो कब भैया? 1856 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो लाल डलहौजी की बात है, 1856 में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प नीति के तहत क्या किया था? इसमें शामिल किया था और इसके लिए उसने 3 कमेटी का गठन भी किया और कुशासन का आरोप लगा के क्या किया भैया? इसमें शामिल कर लिया और अवध के शासक जिनका नाम था वाजिद अली शाह, ठीक है? और उनकी बेगम हजरत महल से पुत्र विजारिस कादिर का भी आपका जन्म हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, लेकिन ये आप याद रखिएगा, अवध की बात इसलिए मैंने बता दिया था। तो अवध के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह, ठीक है। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। तो बेगम हजरत महल के पुत्र जिनका नाम था क्या? बिजारिस कादिर, और इन्हीं से क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है भैया 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया क्या? किया भैया? देख लीजिए क्या किया है। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि किया, होम रूल से अलगाव या पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। टिक लगाते रहिए, देख लिए हमारा प्रश्न कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग के आपका क्या है? आपका संगठन, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठबंधन। तो सूरत अधिवेशन 1906 की बात है, इसमें कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा और एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल भी प्रयास किया था और दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में क्या हुए थे? शामिल हुए और उसमें समझौता भी किया और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी क्या है? ये आपका प्रसिद्ध है। और 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था भैया? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने क्या किया था? गठन किया था, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई, तो क्या नाम है इनका? जतिन दास, पुलिन दास, अनंत गुप्ता या आपका विनय घोष। ये भी यूपी त्रिपरस्सी यूडीएलडीए में आपके प्रश्न आपसे पूछा गया। तो आपका क्या हो जाएगा भैया? ए वाला ऑप्शन यानी कि जतिन दास, ठीक है। तो जतिन दास की अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद 13 सितंबर 1929 की बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 13 सितंबर 1929 की बात है और इसी दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी और जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो ये आपसे शार्ट में भी आपसे लिख देता है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ठीक है। इसके क्रांतिकारी थे और उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? बिल्कुल देखिए, ये किसकी घटना का अर्थ है? ये आपका कहाँ पर था भैया? तो गोरखपुर, यानी कि चौरी चौरा घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। ये तो ये आपका गोरखपुर में था। चौरी चौरा घटना आप लोग जानते हैं, कई बार आपसे पूछा गया कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की क्या हुई थी? घटना हुई थी, ठीक है। और इसमें संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर यह आपका हुआ था। इसमें क्या था? इसमें जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसमें किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण आपका क्रोध भीड़ में थाने में क्या किया था? कुछ लोगों ने आग लगा दिया था, जिससे थानेदार सहित 21 सिपाहियों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न क्या करा है आपका? 1908
देखिए क्या करा 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, ठीक है, जो पहले कलकत्ता में मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे। ये भी देखिए यूडीएलडी में प्रश्न आपसे पूछा जा चुका तो पूछ सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो किंग्स फोर्ट, ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका किंग्स फोर्ट हो जाएगा। तो 1908 ईस्वी में डीएच किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फर जिले में क्या थे भैया, ये बिहार के मुजफ्फर जिले में ये आपके न्यायाधीश थे, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, बम फेंका और किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री क्या हो गई थी, वो मारी गई थी उस समय, ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1908 ईस्वी की बात है, 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, महज 15 वर्ष की अवस्था थी। ये देख लीजिए कितने वर्ष की अवस्था थी, महज 15 वर्ष की अवस्था थी, उन्होंने उनको फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये आपके क्रांतिकारी थे, ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, आपके खुदीराम बोस थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, ध्यान से क्वेश्चन को समझते रहिए। अगर वीडियो आपको अगर साउंड नहीं क्लियर हो तो साउंड थोड़ा सा आप तेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, तो भैया बिल्कुल याद रखना वो राष्ट्रवादी नेता कौन थे। आपके चार ऑप्शन दिए गए, राजगुरु, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय या आपका सी आर दास, ठीक है। तो ये आपके लाला लाजपत राय की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण जो है, जो लाला लाजपत राय हैं, ये राष्ट्रवादी नेता थे और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के 10 वर्षों की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था और इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और सारे देश में नारा गो बैक साइमन, ठीक है, यानी कि गो बैक साइमन का नारा भी दिया, ठीक है। और साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस की लाठीचार्ज के कारण दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। कब हुआ था, दिसंबर 1928 में, ये लाठी से इनके सर पर चोट लग गया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यूडीएलडी 2015 में प्रश्न पूछा गया, कह रहा लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था, तो कौन एक मकसद नहीं था भाई, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, या बांटो और शासन करो नीति, या ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, या सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ठीक है। तो बिल्कुल बताना ये प्रश्न आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यार, और आपसे एग्जाम में ये पूछा भी गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल याद रखना कि सरकार के प्रशासनिक भार को क्या करना भैया, सहज करना, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया, समझ रहे हैं ना, जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण जो बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना था, समझ रहे हैं ना, और सांप्रदायिकता को बढ़ाना, ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति से सफल रहे और ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन ये भी था, ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन का निर्णय इन्होंने कब लिया था, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया, समझ रहे हैं ना। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ और पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में आपका मनाया गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ब्रह्म समाज, ठीक है, कह रहा ब्रह्म समाज की स्थापना आपका किसने किया, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था भाई, ये प्रश्न आपसे यूपी त्रिपक्षीय फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका 2015 वाले पेपर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, कौन है, राजा राम मोहन राय, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928, ठीक है, 20 अगस्त 1928 को इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था, कोलकाता में, ठीक है, कहाँ पर,
कोलकाता, ये भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अगर बात करें बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, एक बता दीजिए। ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो दिख रहा है ना, इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। किसकी, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो 1882, 1884, 1885 या 1889, ठीक है। तो ये 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और 1885 में ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना किसने, ए ओ ह्यूम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, पूछ सकता है, तो भाई जरूर से जरूर आप याद रख लो इसको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो भैया क्या कह रहा है आपका, ये भी देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी, ये वीडियो में आपका प्रश्न आपका पूछा गया यूपी त्रिपसी 2016 में, ये भी आप देख सकते हैं। कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो कौन थे आपका, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1948 की बात है, 1948, ठीक है। चलो भैया अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपका, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में आपकी लड़ी गई। तो आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई भैया, अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू या आपका सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व आपका किया था। तो 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था। कब है भैया, 5 जुलाई, 5 जुलाई 1943 की बात है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आजाद हिंद फौज की बात करें, तो इसके सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। और 1945 में आजाद हिंद फौज पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और अरोड़ा आशफ अली ने ये आपका किया था, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, देखिए ये भी लोअर 2015 में प्रश्न आपका पूछा गया। ये कर आपका, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक आपके कौन थे। स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक, तो बिल्कुल याद रखना भैया, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या आप मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल बताना भाई क्या आपका सही जवाब ये आपका हो जाएगा। तो याद कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने इस समाचार पत्र को 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया था। कब, 9 फरवरी 1919 को कहाँ पर, इलाहाबाद, यानी कि जो आप प्रयागराज नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखें। अगर आप प्रश्न देखिए क्या करा आपका, किसने बंगाल की अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया था। तो बंगाल के अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने किया था भैया, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस। तो बिल्कुल याद रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस जो है बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की क्या किया था, इन्होंने शुरुआत आपका किया था 1786 से 1793 के बीच, ठीक है। 1786 से 1793 के बीच, ये नोट आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसमें क्या था कि जमींदारों को भू राजस्व का 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। और कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। और महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था भैया, बिल्कुल देख लीजिए और बताइए किसे आपका माना था भैया। तो ये आपका किसे माना था, तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या आपका BR अम्बेडकर। तो जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को क्या किया था, इन्होंने यानी कि अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लेना, यहाँ से आपके प्रश्न समाप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। और गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, ये भी आप याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के भी आपके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। आज वीडियो का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है मॉडर्न हिस्ट्री का।
कल मैं आपको प्राचीन ऐसे एक-एक वीडियो देता जाऊँगा, बस आप देख के एग्ज़ाम से पहले ज़रूर चले जाइएगा। प्रैक्टिस अभी से करते रहिए जिससे कि ये सब प्रश्न आपको याद रहे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में यानी कि कोई भी अगर हम परीक्षा देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ से आपके पिछले यानी कि पिछले वर्ष जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं, वो रिपीट कर सकते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक, बेहतरीन तैयारी करिए, रट के जाइए, जी जान लगा दीजिए, ठीक है? फोड़ के आइए एग्ज़ाम में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।